हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज न्यू टॉपिक करेंगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट है। आई थिंक 2 वीडियोस में बन जाएगा, अगर एक में हो सका तो एक में कर लेंगे वैसे कंप्लीट। तो प्रोबेबिलिटी आपको पहले तो पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी होती क्या। तो प्रोबेबिलिटी नाम से ही जैसे हमारे पास क्या है कि ये प्रोबेबल होती है जो चीज, मीन्स कि हमने क्या करना है, किसी चीज का हमें कंफर्म नहीं पता होता तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं कि वो किस तरह से हो सकता है। जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम में जैसे है ना 1 मार्कर के हिसाब से देखें और जो हमारे पास एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो 3 तरह के हमारे पास प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वैसे तो काफी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हजारों होती है, लाखों होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेड 3 हो जहां से आपको आई हुई तो वो क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो एक है कॉइन, जो कि हमारे पास टॉस करो तो 2 तरह के आते हैं हमारे पास, हेड और टेल आता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद क्या आता है हमारे पास, डाइस आता है। डाइस में हमारे पास पता है 6 होते हैं, 1 2 लेकर 6 तक हमारे पास होते हैं, नंबर होते हैं। और उसके बाद क्या आते हैं हमारे पास, कार्ड्स आते हैं, जो कि हमारे पास पता है कि कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो इन तीनों से काफी क्वेश्चन आते हैं और हर बार इसी से क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी आते हैं, तो वो भी मैं आपको साथ साथ में करवाऊंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो 3 आपने यही याद रखने हैं। अब प्रोबेबिलिटी यही यही एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। समझना क्या कि प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताया कि कोई ना कोई हमारे पास होता है कि जिस चीज का हमें कंफर्म नहीं पता। अब हमारे पास अगर पहले टॉस की बात करें कॉइन की, तो कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो टॉस करने पे क्या आएगा, 2 हमारे पास आ सकती प्रोबेबिलिटी, जहां तो क्या हेड आ सकता है या टेल आता है। तो हमें पॉसिबिलिटी है, हमें इतना है कि हेड आएगा या टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो पॉसिबिलिटी हमें पक्का है कि हमारे पास इन दोनों में से कोई आएगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि कौन सी आएगी। तो जिस चीज का कंफर्म ना हो लेकिन पॉसिबिलिटी हमें पता है कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो उसी पॉसिबिलिटी को क्या बोलते हैं, हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास जहां पे 6 तक है तो इसमें पता है कि इन 6 में से 1 से लेकर 6 तक क्या आएगा। अब डाइस में कभी भी 7 नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज हमारे पास क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसकी अगर हम बात करें जहां से जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो डेफिनेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप सीधा याद रखो जो चीज याद रखने वाली तो इसकी रेंज याद रखने वाली है, ठीक है। तो अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज हमारे पास प्रोबेबिलिटी की क्या होती है, तो वो हमारे पास होती है 0 to 1 के बीच में। अगर हम इसको डिनोट नोटेशन होती है इसको, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। अब ए क्या है हमारे पास, इवेंट है। ए की जगह बी सी डी ई कुछ भी आ सकता है, मोस्टली ए यूज होता है या ई यूज होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इस तरह से। तो हमारे पास दोनों में से एक का यूज होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि किसी चीज को हमारे पास रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है। तो वो क्या होती है, 0 से 1 में है। अब हमारे पास क्या है, ये 0 भी हो सकती है, तो 0 की इक्वल आ गई। और हमारे पास क्या होता है, 1 भी हो सकती है जब 1 से हमारे पास नीचे आएगी। तो मीन्स की क्या आ गया हमारे पास, 0 से 1 के बीच में आएंगी, जहाँ 0 और 1 भी हो सकती है। तो 3 ही पॉसिबिलिटी, जहाँ 0 या 1 या 0 के बीच। अब 0 के बीच में हमारे पास क्या है, जो भी आएंगी हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी ना, 0.1 2 3 4 9 तक, और उसके बाद 10 करेंगे तो 1 बन जाता है। लेकिन उसको हमने लिखना किसमें, तो उसको रैशनल नंबर में लिखना है हमने हमेशा, तो फ्रैक्शन में लिखना है, जैसे 1/2 1/3 1/4, इस तरह से हमने लिखना है उसको। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आपको याद रखना चाहिए और ये हमारे पास जरूरी है याद रखना। अब इसमें है कि बीच में आ गई तो वो तो हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। अगर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो 0 को हम अलग से नाम देते हैं, प्रोबेबिलिटी को नाम, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। तो ये आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया हुआ है, इम्पॉसिबल का या श्योर इवेंट, दोनों में से एक का आया था। तो किसको बोलते हैं जे, तो नाम पता होना चाहिए। इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जहां इसको और क्या बोल सकते हैं कि जे हमारे पास कैन नॉट अक्कर, कि जो हमारे पास कभी भी अक्कर नहीं हो सकता। मान लो हमारे पास क्या है, अब उसने कहा कि कॉइन टॉस किया है, तो टॉस में हमारे पास क्या आएगा, टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी का पहले मैं फार्मूला बता दूं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, नीचे क्या होता है हमारे पास, टोटल आउटकम, और ऊपर क्या होता है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम। अब हमारे पास पता है टोटल नीचे क्या है, अगर हमारे पास एग्जांपल लेकर चलें कॉइन की लेकर चले, तो टोटल तो क्या आएगा हमारे पास, 2 ही आएगा। इधर भी हमारे पास 2 ही आएगा। जहां तो क्या आएगा, हेड आएगा, तो हेड एक कॉइन में कितना होता है, 1 नहीं होता है। टेल की बात करें तो टेल भी एक कॉइन में कितना होता है, 1 नहीं होता है। तो अगर हेड की बात करें तो हेड के लिए जे पॉसिबिलिटी, और टेल की बात करें तो टेल के लिए जे पॉसिबिलिटी है। तो क्या आया, क्या हमारे पास, जब 1/2 क्या है, 0.5 बनता है। तो इसका मतलब क्या कि जब 0 और 1 के बीच में ही है ना, तो कह रहा है हमारे पास कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, 0 आ जाए जब हमारे पास, तो कैन नॉट भी अक्कर। तो अब हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट को कैन नॉट अक्कर मीन्स की कभी भी अक्कर नहीं होता, तो नहीं ना होता। देखो अगर यहाँ है
तो अगर हम कहें कि कॉइन टॉस करें तो ना ही हेड आया ना ही टेल आया, जीरो आ गया कि दोनों में से कोई नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो मीन्स कि हमारे पास जहाँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों में से एक ना एक तो आएगा ही। तो ये तो हो नहीं सकता कि उन दोनों को ही ना आए तो जीरो आ जाए हमारे पास, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो वो चीज नहीं हो सकती, इसलिए इसको बोलते हैं कैन नॉट अक्कर, कि वो हमारे पास कभी भी अक्कर नहीं हो सकता। और ये क्या है, इम्पॉसिबल चीज है। तो दोनों नाम है, उसके अलावा नाम जितने मर्जी दे सकते हो आप, मेन है कि समझने की आपको होना चाहिए कि समझना है हमें क्या चीज है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जीरो हमारे पास क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट है। और इसके अलावा दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा जैसे हमारे पास वन है, तो वन हमारे पास क्या होता है, तो वन हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। और क्या बोल सकते हैं इसको, तो इसको हम बोल सकते हैं कि सर्टेन टू अकर, सर्टेन टू अकर। अब ये चीज हमारे पास आ सकती है, सर्टेन टू अकर है हमारे पास, कि जैसे हमारे पास वन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है हमारे पास, कि अगर एक हमने कुछ निकाला, मान लो हमारे पास क्या है, जैसे कोई भी चीज डाइस ले लो जैसे, तो डाइस में हमने क्या माना, 6 मान लिया। अगर मान लो हमारे पास हमने मान लिया कि 6 आएगा, तो हमारे पास टोटल भी 6 है और आ भी 6 गया, तो 6 को कट किया तो हमारे पास 1 इवेंट आ जाएगा। तो इस तरह से जो इवेंट आता है वो हमारे पास क्या होता है, श्योर इवेंट होता है। तो श्योर इवेंट बोलते हैं इसको, जो सर्टेन टू अकर होता है हमारे पास। तो ये दो नाम होते हैं, जीरो इवेंट के, और वन जो जीरो होता है, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 हो तो दोनों के नेम होते हैं। और आई थिंक इसमें से ये वाला जो हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट कैन नॉट बी अकर, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में आया हुआ है। तो वैसे भी अगर नहीं भी आया फिर भी इम्पोर्टेंट, ये ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जाते हैं। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी तो सारे ही आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन है कि आपको आराम से एक बार में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना भी आप याद रख लो। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें एक डेफिनेशन है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है इसकी, वो हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन करते हैं हमारे पास। अब एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मान लो हमारे पास, इसको अगर हिंदी में बोलो, आपने साइंस में पढ़ा होगा कहीं पे, प्रयोग बोलते हैं। लेकिन हम जहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि हमने जितना नंबर ऑफ वे हमने किया। तो एक्सपेरिमेंट मीन्स एन ऑपरेशन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड वेल डिफाइंड रिजल्ट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो हमें वेल डिफाइंड रिजल्ट देता है। मान लो हमने कॉइन टॉस किया तो हमारे पास वेल डिफाइंड रिजल्ट आएगा, जहाँ तो हेड आएगा, जहाँ हमारे पास टेल आएगा। तो हमारे पास वेल डिफाइन होगा, हम उसको बता सकते हैं कि ये तो होगा नहीं कि दोनों एक साथ आ गए जब हमारे पास कोई नहीं हुआ। तो मीन्स कि वो वेल डिफाइन होगा, और जो रिजल्ट हमारे पास आएगा उसको को बोलते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट है, मीन्स कि हमने उसका रिजल्ट निकाला। तो अगर सिंपल आप इसको डेफिनेशन लिखनी है तो क्या हो जाएगा, द एक्सपेरिमेंट मीन्स, एक्सपेरिमेंट मीन्स, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास, एन ऑपरेशन। ये हमारे पास क्या है, एक ऑपरेशन है, मीन्स की एक काम करने वाली चीज ही मान लो। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं तो ऑपरेशन कर रहे हैं ना, ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस, विच कैन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा हमारे पास, रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। और कौन सा रिजल्ट करेगा, तो वेल डिफाइंड रिजल्ट, वेल डिफाइंड रिजल्ट। तो आई होप वैसे समझ में आ ही गया होगा। तो ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास क्या है, दो तरह के हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने कहा कि वेल डिफाइंड हमारे पास रिजल्ट आया ना, कोई भी आंसर आया, तो हमारे पास दो तरह के आंसर आ सकते हैं। एक तो क्या आ सकता है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। अब आपके जो सिलेबस में है तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो करना भी नहीं है, वहां से क्वेश्चन आते ही नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट से सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। और आपको अभी तक जितने भी एग्जाम आए हो ना, कहीं पे भी हमारे पास दूसरे से नहीं आए, सारे रैंडम से ही आते हैं। लेकिन उसका नाम रखो, याद रखो, क्योंकि वो पूछ सकता है कि हमारे पास टाइप्स में हमारे पास नाम पूछ ले, तो इसलिए वो चीज याद रखनी है। तो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है हमारे पास, डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और दूसरा क्या है हमारे पास, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट को अब हम स्टार्ट करेंगे, सारा का सारा जितना भी हम करने वाले हैं वो सारा का सारा किस पे है, रैंडम एक्सपेरिमेंट पे ही सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। सारा आगे जितना भी करना वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही चलेगा। तो करते हैं हमारे पास। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, वो पहले मैं आपको बोल दूं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक और नाम होता है, अगर हम कहीं और बोल दे तो वो क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिस्टिक होता है इसका नाम, प्रोबेबिलिस्टिक। तो ये भी याद रखना है, अगर रखना होगा तो, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, नाम नहीं ऐसे आएगा। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या, तो विच रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम।
कह रहे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज मीन्स की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या दे, हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट दे, सेम रिजल्ट ना दे। ठीक है ना। तो मान लो हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन आप देख लेना नोट्स में, वैसे मैं समझा देता हूँ क्या है। जो क्या करे हमारे पास डिफरेंट हमारे पास रिजल्ट देता है ना, सेम रिजल्ट ना दे, तो वो क्या होता है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मान लो डाइज है, तो डाइज हमने टॉस किया तो हमारे पास 6 होते हैं, तो इसमें से क्या कर सकते हैं, एक बार 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6, तो कुछ भी आ सकता है ना। हो सकता है कि 6 बार हम करें तो 6 के 6 बार ही हमारे पास क्या है, एक ही नंबर आ जाए, मतलब 2 6 के 6 बार 2 ही आ जाए। लेकिन वो अलग बात है, लेकिन वो हमारे पास कंफर्म नहीं है ना। हमारे पास प्रोबेबिलिटी तो यही है ना कि हमारे पास हर बार अगर हमने फर्स्ट टाइम किया तो 6 में से कोई भी आ सकता है, सेकंड टाइम किया तो 6 में से कोई भी आ सकता है। तो ये हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जिसका हमारे पास रिजल्ट कंफर्म नहीं होता, डिफरेंट रिजल्ट आ सकते हैं हर बार। तो सेम रिजल्ट नहीं आता, आ जाए तो अलग बात है, लेकिन डिफरेंट आ सकते हैं ना। मोस्टली हमारे पास चांसेस मोस्टली क्या होते हैं, डिफरेंट आने के ही होते हैं। जैसे आपने अगर गेम खेली हो लूडो, तो उसको क्या होता है, हर बार एक ही तो आता नहीं है नंबर, तो वो क्या होता है, काफी लेस होते हैं उसको एक ही सेम नंबर आने के। तो उसके लिए हमारे पास क्या डिफरेंट रिजल्ट हमारे पास जो चीज दे रही है उसको क्या बोलते हैं, हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है इसके बाद हमने करना है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होती है वो समझाते हैं अभी। वो सारे क्वेश्चन ना मैं लिंक करके बताऊंगा, तो आपको काफी आसान लगेंगी ये चीजें अभी। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस को आप क्या मान सकते हो, अगर आपने जैसे किया होगा, हमने सेट किया है, तो सेट में आपको बताया था मैंने एक यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में से क्या है, सारे के सेट आते हैं हमारे पास, ABC मान लो हमारे पास जो है, तो वो यूनिवर्सल में से आएंगे। उनकी यूनियन भी यूनिवर्सल से है, उनकी हमारे पास इंटरसेक्शन भी फाई होता है, जो हमारे पास सेम सेट होता है। सारा के सारे कहां से आ रहा है, यूनिवर्सल से आ रहा है। तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी में हमारे पास जो भी हम प्रोबेबल आउटकम लेंगे ना, जो हमारे पास जिस पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो सारा कहां से आएगा, सैंपल स्पेस से आएगा। मीन्स कि हम बोल सकते हैं सैंपल स्पेस एक बड़ा हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हमारे पास एलिमेंट आएंगे या उसके आउटकम आएंगे सारे के सारे। तो अब इसकी डेफिनेशन कर लो अगर करनी है जा, तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सेट ऑफ ऑल रैंडम एक्सपेरिमेंट, जितने भी हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे, सेट ऑफ ऑल रैंडम एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल आउटकम, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम होंगे हमारे पास, वो क्या होंगे हमारे पास, इज सैंपल स्पेस। ठीक है। तो मान लो हमारे पास अगर डाइज है, तो डाइज के हमारे पास 6 आ सकते हैं ना, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, तो मुझे क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो इसको हमने लिखना भी सेट की फॉर्म में ही, तो देखो सेट को हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या है, सैंपल स्पेस है। इसको नाम दे सकते हो आप, S दे दो, A दे दो, E दे दो, कुछ भी दे दो। तो जो हम इसको नाम दे देंगे वो क्या बन जाएगा हमारे पास, उसका इवेंट बन जाएगा जिसपे हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं सारे के सारे, और जहां से हमारे पास आउटकम आने। तो आउटकम सारे निकल के जो आंसर आया तो वो ये बना है हमारे पास। ठीक है, कि हमारे पास 1 से लेकर 6 तक कोई भी हमारे पास आ सकता है। तो ये हमारे पास टोटल यूनिवर्सल सेट है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सैंपल स्पेस बोल सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया। अगर कोइन की मान लो हमारे पास लेकर चले, तो कोइन का हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है, H&T, मीन्स की हेड एंड टेल। तो यही होता है हमारे पास, हमें पता है। अब हमारे पास ये किसके लिए है, एक कोइन के लिए। अगर यही हमारे पास 2 कोइन आ जाए, 3 कोइन आ जाए, तो वो सारा अभी मैं समझाने लगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज है अभी ध्यान से समझना, ये चीज याद रखने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, 3 मैंने कहा कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोइन की। अब इसको ध्यान से समझना। कोइन हमारे पास फर्स्ट बात कर रहे हैं कोइन की। अब कोइन हमारे पास क्या है, अगर तो हमारे पास 1 कोइन टॉस कर रहे हैं, 1 कोइन टॉस कर रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड एंड टेल, यही 2 होंगे हमारे पास। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि इसमें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 2 की पावर 1, 2 लिख लो या 2 की पावर 1 लिख लो। 1 पावर में इसलिए बोल रहा हूं कि हमने जर्नल में बताना है। तो ये था 1 कोइन के लिए, तो 1 कोइन के लिए पावर 1 आई। अब अगर हम 2 कोइन टॉस कर रहे हैं, 2 कोइन टॉस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या आ सकते हैं, दोनों बार हेड आ सकता है। ठीक है ना, दोनों बार हेड, सॉरी कॉमन नहीं आएगा जहां पे, दोनों बार हेड आ सकता है। फिर जहां क्या आएगा, 2 हेड टेल आ सकता है, फिर पहली बार टेल बाद में हेड, या दोनों टेल आ सकते हैं। तो यही होगा। तो इसमें कितने आए, 1 2 3 4 आउटकम आए। तो ये क्या होगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसके बाद अगर हम 3 कोइन टॉस करते हैं, 3 कोइन टॉस करते हैं हमारे पास, तो 3 कोइन के लिए क्या आएगा हमारे पास,
अब आप इसको ऐसे ही लिख लो, जितने भी बनेंगे आप देख लेना सारे के सारे कितने बनेंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास बनेंगे 8 बनने हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 की पावर 3 जिसको हम वो बोलते हैं 8, आप लिख लेना, बन जाएंगे आप सभी। वो याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में अगर वो लिखने जाएंगे हम 8 तो वो तो टाइम वेस्ट है। तो हमने बस ये चीज जो शॉर्टकट याद रखना है, तो वो आप ध्यान दो। क्या है हमारे पास 1 कॉइन है। अब ये हमारे पास मैं बता क्यों रहा था, ये ध्यान रखो, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने को आएगी ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, टोटल आउटकम और ऊपर फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना। तो जो टोटल आउटकम होंगे ना, चाहे हमारे पास फेवरेबल चेंजेस होंगे, ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी लेकिन नीचे वाली तो फिक्स ही रहेगी ना, टोटल आउटकम तो हमेशा सेम ही रहेंगे, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन। और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आए तो 3 कॉइन आता है, वैसे मोस्टली क्या आता है 2 कॉइन तक ही आता है। 3 कॉइन तक आया तो मीन्स कि उसने डिफिकल्ट करके डाला हुआ है क्वेश्चन, लेकिन उसका भी हम शॉर्टकट करेंगे तो आसानी से करेंगे उसको। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 कॉइन आएगा, इससे ज्यादा कॉइन का आएगा हमारे पास तो फिर हमारे पास वो जर्नल वाला आएगा, तो वो भी मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अभी आप जर्नल के लिए जो हमारे पास सिंपल चीज है पहले वो याद रखो, फिर हम डिफिकल्ट पे जाएंगे। तो क्या है 1 कॉइन क्या होगा 2 की पावर है, 2 कॉइन 2 की पावर 2, 3 कॉइन 2 की पावर 3। तो आपने याद क्या रखना है, अगर यही हमारे पास क्या आ जाए n कॉइन आ जाए, अब जनरल के लिए याद रखो, तो क्या आ गया 2 की पावर n। कॉइन की बात की, अब हमने कॉइन का बस एक कॉइन की जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी ना, कॉइन आ जाए, डाइस आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमने एक का पहले देखना है, एक का। तो एक कॉइन में कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, तो हमने जो भी है उसकी पावर बढ़ानी है बस। तो 2 है हमारे पास, तो एक में हमारे पास एक पावर आई, 2 कॉइन आ गए तो हमारे पास पावर 2, n कॉइन आ गए तो पावर n। तो ये याद रखना आपने। अब टोटल आउटकम नीचे यही रहेंगे, ऊपर जो होंगे हमारे पास तो वो हमारे पास कंडीशन दी होगी, उसके हिसाब से चेंजेस होंगे उसमें। तो वो एग्जांपल्स के साथ समझ में आएगा आपको, वो भी मैं आपको एक दो एक करवा देता हूँ, पहले सारा समझने के बाद समझ में आएगी वो चीज, ठीक है। तो अभी ये याद रखो, टोटल आउटकम कॉइन के आपको याद होने चाहिए। आई होप के समझ में आ गया होगा सारा। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो मैं करवाने लगा हूँ तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया कॉइन के लिए हमारे पास कि टोटल आउटकम कैसे निकलते हैं। अब सेकंड हमने क्या करना है, सेकंड हमने करना है किसके लिए, डाइस के लिए। सेकंड हमारे पास आएगा डाइस के लिए। अब डाइस के लिए अगर हम बात करें तो डाइस भी हमारे पास कितने हो सकते हैं, पहले हम बात करें अगर 1 डाइस की, तो 1 डाइस की अगर बात करें तो 1 डाइस में कितने होते हैं हमारे पास आउटकम, तो वो आपको पता है 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो पहले का बना देता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 आ गए तो मीन्स क्या बना, 6 की पावर 1। अब यही अगर हमारे पास क्या आ गए 2 डाइस आ गए, अब 2 डाइस आ गए हमारे पास, तो 2 डाइस के लिए क्या होगा हमारे पास, इसके लिए 2 की 6 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर आपने इसको करना होगा ना तो ये हमारे पास इतना बड़ा जाएगा कम से कम। क्यों जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 6 की पावर 2 बननी है तो इक्वल टू 36 आएगा। तो मीन्स की हमारे पास किस तरह से, इस तरह से मैट्रिक्स बननी है 1 2 3 4 5 6, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6, इतने 6 से ऐसे करके 36 बनेंगे। तो वो लिखने का याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो आप लिखोगे नहीं। अगर लिखने जा रहे हो सबसे बड़ी बेवकूफी हो, कम से कम 5 मिनट तो लिखने में लेगा जी, ठीक है ना। तो ऐसी चीज कभी नहीं करनी, हमने टोटल आउटकम ऐसे ही लिख लेने हैं। फेवरेबल आउटकम कैसे निकालने तो उसका शॉर्टकट मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप फिक्स्ड का समझ लो, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम समझ में आ गया। 1 डाइस के लिए 6 की पावर 1, क्योंकि हमारे पास हमने 1 का देखना है बस कितना है, 1 का 6 है, पावर बढ़ाते जाना है। 2 डाइस हो गया तो 6 की पावर 2 होगी, इसी तरह से सोन अप तो जितना मर्जी कर लो। अगर n डाइस आ गया तो क्या आ गया हमारे पास, 6 की पावर n आ गई। तो ये हमारे पास डाइस का हो गया टोटल आउटकम। तो आइए अब समझ में आ गया डाइस का आपको टोटल आउटकम क्या होता है। अब थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने बताया था। तो थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है कार्ड के लिए। तो थर्ड हम करते हैं अभी कार्ड के लिए, हाँ ठीक है। अभी थर्ड हमारे पास किसके लिए करते हैं, कार्ड के लिए। तो कार्ड्स हमारे पास पहले तो हमें पता है कि कितने होते हैं। अब कार्ड्स में हमारे पास इस तरह से नहीं आएंगे टोटल आउटकम की, हमारे पास 52 तो पहले होता है, तो 52 की पावर 2, ठीक है ना। तो वो तो हम कभी सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, 52 का स्क्वायर आ गया तो काफी लंबा है, ऐसा नहीं होता। इसमें हमारे पास जो जनरल क्वेश्चन आते हैं तो वो सिंपल सी समझो पहले कि हमारे पास होता क्या। तो पहले तो हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड्स होते हैं। अब किसी ने अगर कार्ड्स खेले नहीं होंगे, मोस्टली खेलते नहीं है बच्चे मैंने भी नहीं खेले वैसे, लेकिन मुझे पता है, चलो जो भी। लेकिन अगर मोस्टली गर्ल्स को बिल्कुल नहीं पता होता तो वो समझ लो ध्यान से, इसमें से क्वेश्चन आते तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो वो ही नहीं पता होगा तो वो अलग बात हो जाएगी ना फिर। तो इसमें पहले तो 2 कलर के होते हैं। अगर कलर की बात करें, कलर की बात करें हमारे पास सॉरी, कलर की बात करें तो कितने होते हैं हमारे पास, 2 कलर के होते हैं। तो एक तो क्या होता है रेड कलर के होते हैं,
और एक क्या होता है हमारे पास ब्लैक कलर के होते हैं। अब आपको पता है 2 टाइप्स के तो दोनों इक्वल हो गए। अगर 52 है तो इसमें क्या आ जाएगा 26 ये हो गए रेड कलर के और 26 ही क्या सॉरी हाँ 6 ही होंगे ना, हाँ 26 हमारे पास ब्लैक कलर के होंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गए 26 और 22 टोटल हो गए 52। अब रेड कलर हमारे पास आगे 2 कलर डिवाइड होता है और ब्लैक भी 2 में डिवाइड हुआ होता है। तो रेड किस में जाता है, तो रेड हमारे पास क्या होता है, एक तो हार्ट होता है, हार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, दिल बोल लो पता नहीं क्या बोलते हैं, अभी मेरे हिसाब से याद नहीं, मुझे भी हिंदी में इंग्लिश में पता है मुझे भी। और दूसरा क्या होता है डायमंड होता है, डायमंड होता है, ठीक है। मोस्टली जक्का पता नहीं ऐसे क्या क्या बोलते हैं पंजाबी में। तो क्या है हमारे पास रेड में कितने हार्ड होंगे और डायमंड होंगे। अब जे भी हमारे पास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो जे कितने में होंगे 13 जे हो जाएंगे हार्ट और 13 जे हो जाएंगे। सिमिलरली इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया होगा तो इसको किसमें करेंगे, तो इसको बोलते हैं क्लब। और दूसरा क्या है हमारे पास स्पेड। तो जे मैं बता देता हूँ, स्पेड को आई थिंक चिड़िया बोलते हैं, क्लब हमारे पास क्या होता है, चलो देख लेना पंजाबी में, किसी से पूछ लेना अपने फ्रेंड से अगर पता हो, आप इतना याद रखो बस। इसके मैं शेप बता देता हूँ, अगर आप कहते हो तो हार्ड इस तरह से होता है, डायमंड हमारे पास इस तरह से बनता है, इसके बाद हमारे पास एक क्लब है और एक स्पेड है। तो स्पेड हमारे पास इस तरह से कुछ इस तरह करके बनेगा और हमारे पास जो रह गया क्लब, क्लब का पता नहीं मुझे भी याद भूल गया, भी देख लेना जो भी है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। आप मेन चीज याद रखो क्या है हमारे पास जे भी 13 हो गए और जे भी 13 हो गए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसमें डिफरेंस है ना, सिंबल अलग अलग चल रहे हैं, इसमें सिंबल अलग के 13 है, इसमें सिंबल अलग के 13 है, जे भी 13 जे भी 13, तो 13 4 जा 52, तो टोटल हो गया हमारे पास। अब इसको फिर से डिवाइड किया, देखो इसमें से क्या है हमारे पास, एक तो क्या हो गया हमारे पास अगर आ जाए कि फेस कार्ड, फेस कार्ड जैसे आपको पता है, एक क्या होता है हमारे पास, एक क्या होता है हमारे पास किंग होता है, क्वीन होता है, और एक हमारे पास क्या होता है इक्का होता है, जिसको हम एक ही बोलते हैं, मीन्स की एक नंबर बोलते हैं कुछ करके, किंग क्वीन और जैक होता है एक हमारे पास, जिसको यक्का बोलते हैं पंजाबी में। तो क्या है इसमें हमारे पास, अगर हम बात करें टोटल करने हैं ना हमने, तो टोटल क्या आ जाएंगे हमारे पास 3 + 10, इधर भी 3 + 10, इधर भी 3 + 10 और इधर भी 3 + 10, ठीक है। अब इसमें से 3 क्या है हमारे पास, तो 3 हमारे पास फेस कार्ड है और बाकी जो हमारे पास 10 है तो वो क्या है नंबर है। नंबर आपको पता है 1 से लेकर 10 तक जो भी चल रहे हैं तो वो हमारे पास नंबर होते हैं। अब 1 को हम क्या बोल सकते हो, तो 1 को हमारे पास अलग से अगर आपको तो वो भी फेस कार्ड बोल सकते हो। वैसे हमारे पास क्या होता है जो सिंपल होते हैं। तो जो हमारे पास क्या है फेस कार्ड की अगर बात करें तो 3 आएगा, ये याद रखना क्योंकि फेस कार्ड कई 4 समझ लेते हैं। 1 जैसे हमारे पास, तो 1 पे भी हमारे पास क्या होता है इक्का बोलते हैं इसको, तो 1 पे भी हमारे पास फेस बना होता है अलग से। तो मीन्स की ये नहीं समझ लेना कि 1 फेस कार्ड है, 1 को हमने नंबर कार्ड ही मान के चलना है। तो हमारे पास क्या है 3 फेस कार्ड है। अब 3 इसमें सभी में 3 फेस कार्ड है, उसमें से 10 क्या है हमारे पास नंबरिंग है, बाकी 3 क्या है फेस कार्ड है। अब वो 3 फेस कार्ड क्या है तो वो पता होना चाहिए, तो वो आप ध्यान रख लो 3 फेस कार्ड कौन से हैं। तो एक क्या होता है वो हमारे पास किंग होता है, एक क्वीन होती है और एक हमारे पास क्या होता है जैक होता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है पूरी की पूरी इसमें हमारे पास कार्ड्स में। अगर ये चीजें आती है ना आपको, तो जितना मर्जी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बोल देना वो, तो आप 10 या 15 सेकंड में उसको निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको वही बात है कि अगर आपको ये चीजें नहीं पता, कि मोस्टली का तो बच्चे यही कंफ्यूजन कर जाते, पता नहीं होती, मोस्टली गर्ल्स को नहीं पता होता। तो याद रखना है रेड कलर 26 और ब्लैक कलर 26। अब रेड कलर में 2 होते हैं, एक हार्ड होता है, एक डायमंड, और एक ब्लैक में क्लब और स्पेड होता है, ठीक है। अब इसमें 3 फेस कार्ड होते हैं, बाकी 10 नंबरिंग सभी में सेम चीज होती है, तो वही आएगा हमारे पास। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है तो मैं आपको बता दूं। सम ऑफ अगर हमारे पास क्या आ जाए ऑपोजिट फेस आए तो वो हमारे पास क्या बनता है 2 बनता है, और डाइज हमारे पास क्या हो जाते हैं 6 के होते हैं, ठीक है ना। चलो वो तो कोई नहीं, बता भी दिया डाइज वाला मैंने। अभी ये चीज आप याद रखो, ठीक है ना। तो ये आई होप समझ में आ गई चीज है। अब इसमें से अगर क्वेश्चन आए तो क्या आएगा, वो कहेगा कि प्रोबेबिलिटी निकालो हमारे पास हार्ट की। अगर हमारे पास हार्ट बोल दिया तो हार्ट देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, हार्ट जहां ही आ रहा है सिर्फ। तो हार्ट टोटल कितने 30, तो क्या आ जाएगा 13 ऊपर फेवरेबल, और टोटल कितने हमारे पास 52, तो जो 1/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसी तरह से कह देगा वो फेस कार्ड बोल देगा कि फेस कार्ड ऑफ अ हार्ट, या अकेला फेस कार्ड बोल दे। अगर अकेला फेस कार्ड बोल दिया तो फेस कार्ड देखो जहां भी 3 है, जहां भी 3, टोटल कितने हो गए 12 हो गए और .52। तो इस तरह से पूछ सकता है वो। उसके बाद क्या बोल सकता है वो, कह सकता है कि क्वीन
ऑफ आ रेड कलर। तो क्वीन रेड कलर की देखे तो रेड कलर में 2 है, हार्ट की क्वीन होगी और डायमंड की क्वीन होगी, तो वो कितनी होगी 2। अगर क्वीन बोल दे अकेली हमारे पास डायमंड की तो वो 1 है, क्वीन बोल दे हार्ट की तो वो 1 है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से चेंजेस होगी, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास सारा का सारा। बाकी प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलेगा। जो मैं पूरा पूरा डायग्राम बना दिया तो ऐसे ही आप कॉपी में बना लेना, क्योंकि नोट्स में आई थिंक ऐसे नहीं बना होगा पूरी तरह से। तो अभी मैंने आपको खोल के सारा समझा दिया, तो आप बना लेना इसी तरह से। अब इसके बाद कुछ बेसिक्स टर्म्स है हमारे पास, जैसे कह लो कि इसकी डेफिनेशन है, तो वो आप याद रख सकते हो, वो थोड़ी सी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या हमारे पास इवेंट है, इसकी एग्जांपल हमारे पास जो कह सकते हो, सॉरी डेफिनेशन है, वो एग्जाम में आ सकती है, तो वो याद रख लो। तो इवेंट क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। इट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस मैंने जैसे बोला कि आपको यूनिवर्सल सेट की तरह होता है, तो उसमें से जो भी हमारे पास सबसेट आ रहे हैं, जो भी एलिमेंट आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं ना। मान लो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक हमारे डाइस की बात करें, तो ये हमारे पास क्या है, एक सैंपल स्पेस है। इसमें से हमने 1 और 2 ले लिया हमारे पास, तो वो क्या बन गया हमारे पास, ये एक इवेंट बन गया है, जो इसको क्या बोल सकते हैं हम, सबसेट भी बोल सकते हैं। तो सबसेट को आप याद रख लो कि एक इवेंट की तरह है, और सैंपल स्पेस एक यूनिवर्सल सेट है। तो ये इवेंट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है कि टाइप्स ऑफ इवेंट है हमारे पास, कि टाइप हमारे पास कितने टाइप के इवेंट होते हैं, तो अलग अलग टाइप के इवेंट है, चाहे सीधा लिख लो नहीं तो आप। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इक्वली लाइकली इवेंट, एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि कह देगा इक्वली लाइकली इवेंट है, तो नीचे एग्जाम्पल दे देगा कि क्या चीज दी हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट। अब इक्वली लाइकली इवेंट हमारे पास होती है, इक्वल से पता चल रहा है हमारे पास कि वो क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। तो क्या है, दे हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस, मीन्स कि उसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी सेम होगी। मान लो हमारे पास 2 दिए हैं, एग्जांपल में दे देता हूं, ए और बी। हमारे पास कह रहे हैं कि टोटल हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, जहां इसको सैंपल स्पेस बोलते हैं, वो क्या है 1 से लेकर 6 तक है। और हमारे पास इधर ए सेट क्या दिया है, 1 3 5 दिया है, और बी हमारे पास क्या दिया है, 2 4 6 दिया है। अब कहेगा कि प्रोबेबिलिटी ए की बात करें तो वो क्या है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल कितने 6, तो क्या बन गया 1/2 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बी की बात करें तो वो भी फेवरेबल आउटकम कितने 3 और टोटल कितने हैं 6, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी 1/2 होगा। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम आ रही है, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, इक्वली लाइकली इवेंट हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वली लाइकली का मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर सीधा आ जाएगा अकेला इक्वल, कि इक्वली इवेंट क्या होता है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें जो इवेंट हमारे पास एलिमेंट होंगे ना, वो भी सेम होंगे। ऐसा सेम है मैंने सेट में भी करवाया आपको, तो आई तो अगर वो है ज्यादा आपको, तो फिर आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद सेकंड है इसकी टाइप, जो हमारे पास क्या कह रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसको बोलते हैं डिसजॉइंट इवेंट भी बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जहां क्या बोलते हैं हम इसको, डिसजॉइंट इवेंट। अब ये दोनों हमारे पास नाम है, इसके एग्जाम में दोनों ही नाम से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो। और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी जो मैं डेफिनेशन 2-3 करवाने वाला हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट इवेंट है, तो कब होगा, इफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ ऑल द अदर। सीधा इसको डेफिनेशन आप नोट्स में देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन। मेन याद रखने वाली क्या चीज है इसमें, कि नंबर ऑफ इन दोनों की इंटरसेक्शन कर दे हमारे पास अगर, तो वो क्या है 0 है। मान लो हमारे पास क्या है, अगर इन दोनों की करें हम इंटरसेक्शन कर ले, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन में कुछ आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, तो क्या है 0 है। तो इसलिए हमारे पास ए एंड बी कैसे बोल सकते हैं हम, कि ये क्या हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या डिसजॉइंट सेट है। तो सीधा बोल सकते हैं कि जिसकी सेट्स की इवेंट हमारे पास इंटरसेक्शन 0 है, जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जहां हमारे पास क्या है, वो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद में रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड करते हैं। अब थर्ड डेफिनेशन क्या कह रही है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास एग्जॉस्टिंग सेट ऑफ इवेंट, एग्जॉस्टिंग सेट ऑफ इवेंट, या एग्जॉस्टिंग इवेंट बोल दो सीधा। एग्जॉस्टिंग इवेंट क्या है, अब एग्जॉस्टिंग इवेंट क्या है, कि जिसमें हमारे पास जिनकी यूनियन कर देना, हमारे पास सभी इवेंट्स की यूनियन कर दे हमारे पास, तो वो इक्वल टू किसके आ जाएगी, सैंपल स्पेस के आ जाएगी। मान लो अभी हमारे पास क्या है, आपको एग्जांपल के समझ लेना क्या है, जिसका यूनियन हमारे पास कह लो कि इक्वल टू किसके है, सैंपल स्पेस के। एग्जांपल मैं बताता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। सैंपल स्पेस मान लो मैंने दिया 1 2 3 4 5 और 6, ये सैंपल स्पेस है। अब हमारे पास
अब हमारे पास यहाँ पे क्या कर लो, इवेंट्स आ गया जिसको हम सेट बोल सकते हो, आप बोलना है तो। इवेंट्स क्या है हमारे पास, अब 1 2 3 जितने मर्जी हो सकते हैं उन सभी की यूनियन करनी है। एक में हमारे पास क्या है 1 2 है, बी में हमारे पास क्या है 2 3 4 है, और सी में हमारे पास क्या है मान लो 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए यूनियन बी यूनियन सी किया, इन तीनों की यूनियन की, तो हमारे पास यूनियन क्या आई 1 2 3 4 5 6 यही आई। तो जे इक्वल टू हमारे पास किसके है, सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि अगर यूनियन इक्वल टू सैंपल स्पेस के आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, एग्जॉस्टिंग इवेंट होते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से समझ में आया होगा आपको। बाकी डेफिनेशन में दे ही दिया होगा कि यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस दिया है, तो वो आप देख लेना नोट से भी चाहे। तो ये थी थर्ड टाइप हमारे पास। इसके बाद फोर्थ टाइप करते हैं, और ये दोनों ही टाइप हमारे पास जो कभी की वो इम्पोर्टेड है, और जो नेक्स्ट करने वाला है वो भी इम्पोर्टेड है। तो वो हमारे पास क्या है, फोर्थ इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, और इनका जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जॉस्टिंग कर दो नहीं, चलो डिसजॉइंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट, कम से कम 3 और 4 क्वेश्चन में इसका यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर ये नहीं आता होगा तो एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, तो इसको भी स्टार मार्क कर लो। तो क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट बोल रहा है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है हमारे पास, अब इंडिपेंडेंट इवेंट इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑन वन इवेंट इज नॉट इफेक्टेड द हैपनिंग ऑफ द अदर इवेंट। कह रहा है कि वन इवेंट नॉट इफेक्टेड अदर इवेंट। तो सिंपल सी बात है ना, अगर हमारे पास मान लो ए और बी 2 इवेंट दिए हैं, तो कह रहा है कि ए और बी से हमारे पास दोनों इंडिपेंडेंट आपसे आपस में, कि एक के होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कि दूसरा हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो उस तरह के इवेंट हमारे पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। मान लो अगर हमारे पास क्या है कि ए हम इवेंट ले लें डाइज का, कि हमारे पास ये डाइज है, और बी हम ले ले कोइन का, तो हमारे पास इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। ठीक है ना, जहां पे डाइज अपनी मर्जी से काम वर्क करेगा और जो हमारे पास कोइन है वो अपनी मर्जी से वर्क करेगा। अगर हम 2 डाइज ले ले तो उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है, वो एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डाइज और हमारे पास जो कोइन है वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से वो क्या बन जाते हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाते हैं। अब इसकी मैं अगर फार्मूला बताऊं तो ये फार्मूला इंपोर्टेड है यहाँ पे हमारे पास, तो वो देख लो। तो क्या है फार्मूला हमारे पास की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम बोलते हैं डिवाइड बोल रहे हो, इसको चाहे क्या बोलना है आपने, अभी डिवाइड ही मान के चलो। मैं आपको बताता हूँ कि जो होते क्या है, इसका हमारे पास नाम होता है इसको वैसे कंडीशनल इवेंट भी बोलते हैं, जो हमारे पास बीच में है ना, इसको कंडीशनल बोलते हैं, लेकिन वो अभी समझ में नहीं आएगा, आगे जो मैं करवाता हूँ तो फिर समझाता हूँ क्या है। अब हमारे पास तो क्या हो जाएगा कि पी ए कंडीशन बी हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए। मीन्स की हमारे पास जो ऊपर न्यूमिनेटर में होगा ना वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर पी ऑफ बी अपॉन ए आ जाएगा तो हमारे पास बी जहां पे आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसका फार्मूला होता है एक, और वो भी मैं आगे करवाता हूँ कंडीशन के साथ, क्योंकि कंडीशनल हमारे पास इवेंट होता है, वहां पे मैं आपको करवाता हूँ सही से। अब इसके बाद क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब पहले क्या किया था हमने, एग्जॉस्टिंग इवेंट किया था, अब एक्सक्लूसिव कह रहा है तो इसमें भी यूनियन ही आएगा फिर। तो कह रहा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी करें अगर हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी आ जाएगा। मीन्स की इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वही अगर हमारे पास 0 है तो जहां पे 0 ऐड भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये हमारे पास कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है। तो ये था हमारे पास। तो आइए समझ में आ गया होगा। अब 5th 6th है जो हमारे पास लास्ट है, उसको क्या बोलेंगे, नाल इवेंट बोलते हैं, जिसको हम सेट की फॉर्म में अगर बोले तो वो क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। तो नाल इवेंट हमारे पास क्या होगा, जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो हैविंग नो सैंपल पॉइंट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास नाल इवेंट, हैविंग नो सैंपल पॉइंट। अब सैंपल हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है ना। तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास पॉइंट बोल दिया जाए, उसको इवेंट बोल लीजिए, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास नाल इवेंट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं, और सीधे सीधे एग्जाम में वो फार्मूला रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो फार्मूले आपको पता होने चाहिए। तो हमारे पास उसकी नोटेशन भी साथ साथ में बताता जाऊंगा कि क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास नोटेशन लिख लो, या इसको फार्मूला लिख लो, क्योंकि दोनों साथ में बताने हैं।
तो पहले हम देखें तो ए डैश, इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीमेंट भी बोलते हैं ना, तो इसको चाहे कंप्लीमेंट भी लिख लो। अगर इसको हमने लिखना है तो हमारे पास ए बार बोलते हैं, या ए कॉम्प्लीमेंट लिख लो। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, नोट ए। ठीक है, जो नोटेशन है, नोटेशन मैं कह रहा हूँ कि याद रखनी है, क्योंकि इसमें एग्जाम में आपको आएगा कि नोट है, तो उसकी जगह मतलब क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट है। एग्जाम में आपको ये चीज तो आती है बनाने, लेकिन ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए जो मैं चीजें बता रहा हूँ। अब क्या है हमारे पास ए और बी, वो कहेगा कि ए और बी दिया, अब और दिया हुआ तो उसका मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट वन। ठीक है, अब एग्जाम में एटलीस्ट वन दिया होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों में से एक, मीन्स की कम से कम एक चाहिए। तो ए और बी मीन्स की उन दोनों का ए और बी कर दिया। तो ए और बी को हम क्या बोलते हैं, यूनियन भी बोलते हैं ना। और का तो हमें पता है कि यूनियन बोलते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन का नहीं आपको पता था, तो वो मैंने बताया अभी। उसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, ए एंड बी। और तो आपको बता दिया। अब ए एंड बी, ए एंड बी आ गया तो उसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ये तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कह रहा है ए बट नोट बी, ए बट नोट बी, मीन्स कि ए तो है लेकिन बी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास कि ए तो है लेकिन बी नहीं है, तो बी का क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। जहां कॉम्प्लीमेंट वाली चीज को क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एग्जाम में अगर ऐसे दिया ऐसे दिया ऐसे दिया, सेम मतलब है। तो ये मैं लैंग्वेज वाली चीजें बता रही हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो लैंग्वेज रिलेटेड आता है। नोट ए एटलीस्ट वन, ए बट नोट बी, ए एंड बी, ए और बी, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो वो आपको अगर आप इसमें कन्वर्ट कर लोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। तो वो चीज बता रहा हूं मैं। इसके बाद क्या है, नाइदर ए नोर बी, मीन्स की कोई भी नहीं है इसमें से, नाइदर ए नोर बी। तो अगर कोई भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, दोनों के साथ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब दोनों के साथ इंटरसेक्शन आ गया तो क्या आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अब जहाँ कंप्लीमेंट की जगह बार भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, ए बार और बी बार। तो अगर हम मान लो बार चलो यही रहने दो, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हम अगर डी मॉर्गन लॉ लगा दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए जूनियर बी का होल कंप्लीमेंट नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये डी मॉर्गन लॉ यही कहता है ना कि ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन और बी का कंप्लीमेंट जूनियर इंटरसेक्शन में चेंज कर देता है बस। तो जो ऐसे भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने बताया कि अगर आपको यूनियन दी हुई है तो उसका सीधा कंप्लीमेंट करना आसान है, ना कि आप दोनों का ए बी दिया, उन दोनों को पहले कंप्लीमेंट करो फिर इंटरसेक्शन करो। तो वो आपने एग्जाम में देखना है कि जे अप्लाई करके किससे टाइम बचना है, तो उस हिसाब से करना होता है ये क्वेश्चन। तो नाइदर, उसके बाद क्या है हमारे पास, कह रहे कि एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी। अब जहां पे क्या था, एटलीस्ट वन था, जहां पे भी एटलीस्ट वन ही बोल रहा है ना, वैसे एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी। ए बी और सी से हमारे पास कह रहे कि कोई हमने निकालना। अब और दिया है जहां पर, जो देख लो और लिख लो पहले, ए बी और सी मीन्स की और बोल रहा है। तो और के लिए मेरे पास क्या था, जहां भी और था और एटलीस्ट वन था, तो जहां भी एटलीस्ट वन नहीं है तो दो के लिए बोला था, तो यहाँ तीन के लिए भी सेम बात होगी, दो यूनियन थी तो तीन की यूनियन होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, कह रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। अब एग्जैक्टली वन ऑफ है तो जहां क्या था, ए एंड बी था, तो अब जहां पे क्या है एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, मीन्स की जहां तो कहेगा कि जहां ए है तो जहां बी है, मीन्स की दोनों नहीं हो सकते। तो जहां तो अगर हमारे पास क्या है, ए दिया है तो बी नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसकी यूनियन कर दी, फिर क्या कह रहे हैं कि ए नहीं होगा तो फिर बी होगा। तो ये हमारे पास हो गया एग्जैक्टली वन। जहां पे क्या था हमारे पास, अगर एटलीस्ट आए, देखो अभी ध्यान दो, यही क्वेश्चन आता है एटलीस्ट है, एग्जैक्टली वाले एटलीस्ट है तो यूनियन आएगी सीधी सीधी। अगर हमारे पास क्या आ जाए, एटलीस्ट है तो यूनियन आएगी। और जहां पे हमारे पास क्या था, एग्जैक्टली वन, मीन्स की जहां तो फर्स्ट वाला होगा ए होगा तो बी नहीं, जब बी है तो ए नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों की फिर यूनियन कर दी। उसके बाद क्या है, एग्जैक्टली ऑल थ्री ए एंड बी एंड सी। ठीक है, ऑल ए एंड बी एंड सी। अब जहां पे क्या ए एंड बी था तो इंटरसेक्शन थी, अब तीनों के साथ एंड आया तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये तीन के लिए भी आ सकता है, तो इसलिए मैं तीन वाला भी बता रहा हूँ, बाकी बात तो सेम ही है वो। अब क्या कह रहा है, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू। जहां पे क्या था, एग्जैक्टली वन था तो हमने वन लिया और दूसरे बाकी सारे को नोट कर दिया। मान लो हमारे पास था ही दो, अगर तीन होते तो दो तीन को नोट कर देते। तो कह रहा है एग्जैक्टली टू ऑफ एबीसी, एबीसी में से हमने एग्जैक्टली टू निकालना है। तो क्या होगा हमारे पास, कह रहे कि ए तो आएगा, एग्जैक्टली टू है ना, तो अब ए भी आएगा बी भी आएगा, सी नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली टू चाहिए तो टू ले लिया हमने, एक छोड़ दिया। इसके बाद यूनियन की, फिर ए को रहने दिया, फिर क्या आ गया हमारे पास, बी ले लिया और सी ले लिया। फिर हमने फिर इसकी यूनियन की, तो वो क्या आ गई हमारे पास,
अब हमारे पास क्या है, ए भी छोड़ दिया था हमने, बी भी छोड़ दिया, बी रह गया ना। हाँ, तो ए आएगा, बी नहीं आएगा और सी आएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसको निकालना होता है कि जहां तो क्या, जहां पे सी नहीं है बाकी दो है, जहां ए नहीं है बाकी दो है, जहां बी नहीं है बाकी दो है। तो ये हमारे पास अगर इन तीनों को जूनियर कर दें तो कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, सारे के सारे हमारे पास है फार्मूलाज। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको रब कर ले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट निकालना है हमने। कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। अब इवेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो सेम बात है ना, कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कि ये बार बोलते हैं इसको, या हम क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट। अब इसका लिखने के 3 वे होते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारे पास इवेंट है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो क्या लिख सकते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जहां ए बार लिख दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, जहां हमारे पास ए बार बोलते हैं इसको, वैसे ड्राइव सेट भी बोलते हैं। जो हमने ओपन जो क्लोज जो किया था सेट के टाइम पे, वहां पे मैंने आई थिंक बताया था, वैसे सिलेबस में नहीं था तो शायद नहीं भी बताया हो, क्योंकि जो हमारे पास नेट के एग्जाम में आता है मोस्टली वैसे ये सारी चीजें। तो ये हमारे पास क्या है, ए और नोट ए आ गया ना हमारे पास, तो जहां से इसको हम बोल कर सकते हैं कह रहा है कि कंप्लीमेंट। तो अब हमें पता है कि अगर ए है और उसका कंप्लीमेंट, इन दोनों को डिवाइड ऐड कर दे, हमारे पास वहां पे क्या होता था कि दोनों को जूनियर कर दे, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाता था, यूनिवर्सल सेट। अब जहां पे क्या करना, सैंपल स्पेस बननी है और हमारे पास पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के कंप्लीमेंट की, इन दोनों की अगर हमने प्रोबेबिलिटी कर दी है तो वो इक्वल टू किसकी आएगी, 1 की आएगी, ठीक है। अब जहां से अगर हमारे पास क्या कॉम्प्लीमेंट दिया तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए दिया तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो प्रोबेबिलिटी ए जहां से निकालना तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के कंप्लीमेंट। अब सेम इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ए निकालना तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन हमारे पास आंसर निकल जाएंगे। मेन ये फार्मूला आपने याद रखना है और इसका भी यूज होता है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। इसका एक एग्जाम में एमसीक्यू आया हुआ है आपके एग्जाम में, आई थिंक 2016 और 17 दोनों में से एक बार आया हुआ है, लेकिन आया है जो इम्पोर्टेंट है इसलिए। आपने इतनी याद रखनी कि प्रोबेबिलिटी 2 की है, 3 की है, 4 की है, चाहे 100 की है, उन सभी का सम करेंगे ना जब हमारे पास, तो वो 1 ही आएगा। अगर वो 1 नहीं आ रहा तो मीन्स कि हमने कहीं ना कहीं किसी की प्रोबेबिलिटी गलत कर दी है। तो इस तरह से आप इसको देख भी सकते हो कि हमने आंसर सही किया है कि नहीं। अगर सभी का सम हमारे पास प्रोबेबिलिटी का 1 नहीं आ रहा तो मीन्स की आंसर कहीं ना कहीं गलत है। तो फिर जहाँ तो ऑप्शन होगा नीचे की हमारे पास ये इम्पॉसिबल है, तो जहाँ फिर हमारे पास वो ऊपर से हमारे पास गलत हुआ है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हमारे पास है ओड इन फेवर और ओड इन अगेंस्ट है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आपने देखो ना होगा तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, वहां से कर लेना, क्योंकि ये आपके सिलेबस का नहीं है, ना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है तो आप नोट से देख लेना। बस फार्मूला है एक हमारे पास, तो हाँ रहने दो, क्या करना है इसको, क्योंकि वो आप कंफ्यूजिंग हो गई, छोड़ दो। हमारे पास बस फार्मूले 2 बार याद रख लेना अगर रखने होंगे, तो बाकी रहने दो। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी तक आए नहीं है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप याद रख लो थोड़े से। ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब ज्योमेट्री हमारे पास क्या है, कितनी होती है, हमने 1D की आती है, 2D की आती है और 3D की आती है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर आएगा तो 1D भी मोस्टली बहुत कम आता है और 1D तो सेम ही बात है। अब हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ए निकालनी है। अगर 1D दिया है तो क्या कह रहा है, फेवरेबल लेंथ, क्योंकि एक है हमारे पास तो क्या होगी, या तो लेंथ होगी या ब्रेथ, एक ही चीज होगी ना, जो भी चीज होगी हमारे पास वही लिख दिया हमने, फेवरेबल वो, और हमारे पास नीचे क्या आ गई, टोटल लेंथ आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी 2D की निकाले हमारे पास तो क्या आ जाएगा, 2D के लिए क्या होता है, फेवरेबल एरिया निकालते हैं ना उसका, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल एरिया। और 3D के लिए निकालते हैं हम क्या, वॉल्यूम निकालते हैं, तो जहां क्या आ गया, फेवरेबल वॉल्यूम डिवाइड में हमारे पास टोटल वॉल्यूम। तो आयु समझ में आ गया, सिंपल सी चीज थी, लेकिन फार्मूला पता होगा तो तभी अप्लाई कर पाओगे, तो इसलिए मैंने समझा दिया। अब तो आप सिंपल से निकाल सकते हो। बाकी टोटल एरिया आपको दे देगा, फेवरेबल एरिया आप कंडीशन के हिसाब से निकालोगे, बाकी वो प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट शुरू होने लगा है एडिशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके सिलेबस में बड़ी बड़ी हेडिंग करके लिखा भी हुआ है। तो क्या है, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन
प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी कि एडिशन प्रिंसिपल करना है तो इसमें से क्या रखना है अपने पास, फार्मूला याद रखने और कुछ नहीं है। तो सिंपल से फार्मूला है, तो देख लो आप, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कह रहा है इज इक्वल टू किसके होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और आई थिंक ये सारे के सारे मैंने सेट के टाइम पे भी करवाए थे, सेट के लास्ट में भी सारे फार्मूले करवाए थे। तो वहां से अगर आपने याद किया तो मीन्स की वही है, आपकी बस ये रिकॉल ही हो रहा है, कोई अलग फार्मूला नहीं आएंगे। इसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, जिसको मैंने बोल दिया कि माइनस है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की कंप्लीमेंट, या इसको बार डैश कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ए निकाली, उसमें से हमने क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया। ठीक है, आप रहने दो, हमारे पास सारे सेम है वही। तो ये फार्मूले मैंने सेट में भी करवाया था, अगर आपने वहां किए हुए तो सेम है, आप देख लेना, क्योंकि आपने करने तो एक ही बार है। तो अगर आपने नोट्स में वहां लिख लिए हुए तो जहां मत लिखना, बाकी नोट्स में आप मिल जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा लगे तो वो लिख लेना। 5-6 फार्मूले हैं तो आप खुद ही कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि सेम ही मैंने लिखने जा तो आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, हमारे पास जो मैंने आपको बता दिया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने क्या बताया अभी आपको कि इसकी इंटरसेक्शन क्या होती है, हमारे पास इंटरसेक्शन हमारे पास होती है 0। ठीक है ना, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन या सिंपल इंटरसेक्शन भी आप बोल सकते हो कि 0 है। तो इंटरसेक्शन 0, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन 0। तो उसको हम नहीं लिखते, बस यही है। ठीक है ना, जो मैंने इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि अब हम करने लगा हूँ, 3 के लिए नहीं बताया था मैंने। तो 3 के लिए अगर आ जाए हमारे पास यूनियन, तो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये ध्यान रखना है, चाहे 4-5 जितनी भी आ जाए उन सभी का क्या आ जाएगा, अलग अलग करके हम एडिशन कर देंगे। तो ये एडिशन प्रिंसिपल में से आता था, इसलिए मैंने जहां पे भी आपको करवा दिया। ठीक है, अब इसके बाद है जो मैंने आपको कहा था कि अभी समझाता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद मैंने आपको समझाया था इंडिपेंडेंट में। ठीक है ना, तो म्यूचुअली हमारे पास एक्सक्लूसिव के बाद क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के जहां 17 में। और जब मैं फार्मूले लिख रहा हूँ ना, ऐसे फार्मूले ही पूछे गए हैं, तो इसलिए आप कहोगे कि क्या वो बोला है वो बता नहीं रहा। तो जब फार्मूले ही है तो आप फार्मूले सारी याद रखो, जिसको मैं स्टार मार्क करवा देता हूँ ना, तो वो हमारे पास क्या है, मान लो इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको मैं अलग से बोलता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हो। तो डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट, ए एंड बी आर टू इवेंट। अगर ए एंड बी हमारे पास 2 इवेंट दिए हैं, एसोसिएटेड विद सेम सैंपल स्पेस, एसोसिएटेड विद सेम सैंपल स्पेस। अब सेम सैंपल स्पेस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इवेंट डाइज से आया है ना, तो उसकी सैंपल स्पेस डाइज में से होनी चाहिए। और अगर हमारे पास कहां से आया, कार्ड में से आया है, जब हमारे पास कॉइन से आया तो कॉइन से ही होना चाहिए। ये नहीं है कि सैंपल स्पेस उसकी डाइज की और हमारे पास जो इवेंट दिया है वो कॉइन का दे दिया, तो उसमें कोई एसोसिएशन ही नहीं है, तो वो हमारे पास क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए हमारे पास वो चीज जरूरी है। तो कह रहा है ए एंड बी आर 2 इवेंट है एसोसिएटेड विद सेम सैंपल स्पेस, सेम सैंपल स्पेस से हो रहा है, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी। ठीक है, इसको लिखते हैं ऐसे, वही मैं बताने लगा था। ए इसको कंडीशनल बोलते हैं, ए कंडीशनल बी जे बोलते हैं, जाके बोलते हैं ए गिवन बी। इसका बार का मतलब गिवन भी होता है, जहाँ इसको कंडीशनल बोलते हैं, ए कंडीशनल बी या ए गिवन बी। अब इसका मतलब क्या है कि बी हमारे पास बी की वैल्यू गिवन है और ए की हमने निकालनी है। ए गिवन बी मीन्स की ए बी जब हमारे पास गिवन है। इस तरह से क्या आ सकता है, ए गिवन जब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी मीन्स की दोनों गिवन है हमारे पास, तो ए निकालना है। तो ये इसका फार्मूले का हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस 2 थ्योरम आनी है, वहां पे यूज होना है। तो इसलिए ये चीज समझ लो इसकी कि क्या है, उससे आपको थ्योरम याद होगी। अदरवाइज बायस थ्योरम किसी को याद नहीं होती थोड़ी कहीं पे, तो वो आपको तभी याद होगी अगर मैं बता रहा हूँ जो, तो वो ध्यान रखना है। जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो नीचे आ रही है, बी हमारे पास गिवन है, ए हमने निकालना है। ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने सी निकालना है, हमारे पास बी और ए की वैल्यू निकल गई है, तो इस तरह से आएगा। जो वैल्यू हमारे पास है वो गिवन में है, नीचे है, और जो निकालनी है वो ऊपर है। ये चीज याद रखो, इसका थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी और बायस में यूज होगा। तो बाद में कहने की मैंने बताया नहीं, वहां सीधा मैं समझाऊंगा फिर। लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट है एसोसिएटेड विद सेम सैंपल स्पेस, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए गिवन बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है ना इसकी, तो ये तो ए गिवन बी ऐसे लिखा ना मैंने, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लूंगा।
तो प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको हम 3 वे से लिख सकते हैं। ए गिवन बी इस तरह से भी डिवाइड हो सकता है, उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए स्लैश करके भी बी लिख सकते हैं, और सीधा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए और जो सीधा हमारे पास बी इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो तीनों का मतलब सेम ही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना। तो ये तीनों का मतलब इक्वल टू फार्मूला क्या है, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड में हमारे पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब ए गिवन बी था ना, ए गिवन बी मीन्स की बी नीचे आ रहा है, तो बी नीचे आ रहा है तो बी नीचे रहेगा, ऊपर इंटरसेक्शन आएगी। अगर बी गिवन ए आ गया तो ए नीचे होगा, तब तो ए नीचे है तो जहां पे ए नीचे आएगा ऊपर इंटरसेक्शन ही रहेगी। तो ये याद रखना है, ऊपर इंटरसेक्शन ही रहेगी, नीचे वो आ जाएगा जो हमारे पास गिवन है, मीन्स की जिसकी वैल्यू दी हुई है। तो ए गिवन बी की वैल्यू दी हुई तो बी आ गया, अगर ए गिवन बी है तो बी नीचे, बी गिवन ए आ गया तो ए नीचे। तो ये याद रखना है, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो इसको बोलना नहीं है आपने, इसलिए कहा था कि मैं डिटेल में समझाऊंगा, पहले आपको समझ नहीं आना था, कंफ्यूजन होना था। तो लाइन वाइज चलेंगे तो ज्यादा आपको आसान रहेगी वो चीजें आपके लिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें से एक और फार्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां स्पेस में बच्चे रब कर लेते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला है, कैसे बनता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बनता है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए डैश गिवन बी इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब इसको याद कैसे रखना, अगर किसी को कंफ्यूजन होती है तो बी तो हमें गिवन है ना, तो बी भूल जाओ आप, इसको सीधा लिखना होगा तो बी भूल जाओगे, तो क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो ये तो हमें पता है इन दोनों के सम इक्वल टू 1 होता तो वही है, नीचे गिवन सेम है। अगर नीचे आ गया ना हमारे पास डैश, जहां पे मान लो ऊपर ए है सेम है और नीचे बी है और एक जगह बी डैश आ गया, तो फिर नहीं बनेगा जो फार्मूला। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसका डैश का थोड़ा सा भी डिफरेंस बन गया तो एग्जाम में गलत हो जाएगा, तो इसलिए वो चीज ध्यान रखनी है। ऊपर हमारे पास चेंजेस हो रहे हैं तो हमारे पास 1 आ रहा है, नीचे चेंजेस होगा तो फिर नहीं 1 आएगा। तो वो हमारे पास तब क्या कह सकते हैं, कांट बी डिटरमिन, जो हमारे पास उस हिसाब से कुछ ना कुछ ऑप्शन दिया होगा तो वो तब देखेंगे। अदरवाइज हमारे पास ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मान के चलो, सीधा एग्जाम में आपके मास्टर कैडर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या था हमारे पास, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी फिनिश हो गया। अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी की, मल्टीप्लीकेशन के रिलेटेड। अभी हमने क्या किया, जो फार्मूले बन रहे थे एडिशन वाले थे, जो कि मैंने कहा कि आपको कहाँ पे है, सेट में मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने फिर से लिखने होंगे तो नोट्स में मिल जाएंगे, वहां से लिख लेना, सेम थे फार्मूले तो इसलिए मैंने नहीं करवाए। अब इसके बाद है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का करते हैं अभी हम, तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी के लिए क्या आएगा, इसमें जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तभी मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है हमारे पास, ये याद रखने फार्मूले जो न्यू हो गया आपके लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए। अब देखो हमारे पास कि ये इंटरसेक्शन बी बनेगा, अगर इसको हम खोल के देखो तो देखो क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कंडीशनल ए का मतलब क्या है कि नीचे तो प्रोबेबिलिटी ए ही आ गई, क्योंकि नीचे हमारे गिवन ए है, तो ऊपर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों तो कट हो गए, तो देखो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आ रही है कि नहीं, तो वही चीज बनी है, उसको बस अलग वे से लिखा है। अब एग्जाम में अगर ये आपको गिवन में जे दिया होगा तो आप जे तो निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, तो तभी निकाल पाओगे अगर ये फार्मूला पता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसी को और फार्मूला क्या लिख सकते हैं, जहां बी आ जाए और जहां ए गिवन बी आ जाए, ठीक है ना, जहां बी आ गया, अगर यहाँ ए गिवन बी आ गया तो बी के साथ बी करते, जहां पे फिर भी इंटरसेक्शन आएगी तो दो तरह से फार्मूला बन सकता है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, लिखने की जरूरत ना पड़े आपको। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, ये तो 2 के लिए था, अगर 3 के लिए आ जाए, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सी के लिए आ जाए तो क्या है, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ए। अब ए हमारे पास आंसर दिया हुआ है, मीन्स की ए हमारे पास गिवन है। अब देखो इसका यूज कितना अच्छा है, अगर आप याद रखोगे ध्यान से, ए दिया है मीन्स की ए गिवन है, ए की नहीं निकालनी, अब हमने किसकी निकालनी, बी की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की, जब हमारे पास ए की वैल्यू गिवन में है, मीन्स की ए की वैल्यू दी हुई है। इसके बाद क्या है हमारे पास, कह रहे कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने सी की। अब सी की है, लेकिन हमें गिवन क्या दिया है, ए और बी दोनों की वैल्यू दी है, जो ए की और जो टोटल हम कहते हैं बी की वैल्यू है, तो ए तो और बी की वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या गिवन है, तो ए गिवन सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। तो आइए समझ में आ गया। इस तरह से अगर आप याद रखोगे ना तो ये काफी आसानी से आपको याद होंगे, अदरवाइज ये कुछ चीजें आपको भूल जाएंगी, आपको पता नहीं लगेगा कहाँ जूनियर यानी कहाँ इंटरसेक्शन। तो यही याद रखना है
कि हमने एक एक वैल्यू निकालनी है, पहले ए की निकालनी, बी की, फिर सी की। तो ए की सीधी लिख दी, उसके बाद ए की तो निकल गई, तो बी की निकाली, तो ए गिवन में आ गया कि ए हमारे पास वैल्यू पता है। फिर हमने सी की निकालनी है, सी की निकालनी है, तो तब क्या आ जाएगा हमारे पास, ए और बी हमारे पास गिवन में आ गया। तो ये इस तरह से बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम थी। अब इसको कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये इंडिपेंडेंट इवेंट दिए हुए हैं, अभी हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं ना दिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, इंटरसेक्शन जीरो हो जाती है। अगर इंटरसेक्शन जीरो होगी तो ये सारा जीरो हो रहा है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से देखो कि क्या होगा अगर हमारे पास इफ इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है, इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर हमारे पास ये सारे के सारे इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि ऊपर जो होगा वही आ जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी आ जाता तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ए के आ जाती। इसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कह रहे क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। देखो जो मैंने अभी आपको बताया, जहां पे वहां पे मैंने क्या बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक मैंने क्या बताया था जहां पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाती है प्रोबेबिलिटी यूनियन के लिए, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो जहां पे सिमिलैरिटी आपने डिफरेंस ध्यान रखना है। पहले मैंने क्या कहा था, म्यूचुअली अगर हमारे पास एक्सक्लूसिव है वो हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जहां पे प्लस आ रहा था प्रोबेबिलिटी में, जहां पे मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, और इंटरसेक्शन के टाइम जहां पे सीधा याद रखो और है ना, और क्या होता है हमारे पास टू लेटर है, तो टू लेटर के लिए हमने प्लस किया, मीन्स की प्लस में स्मॉल वैल्यू आएगी। अगर एंड है तो एंड का इतना है 3 नंबर का है, तो 3 के लिए मल्टीप्लीकेशन होगी, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा, बड़ा नंबर। जैसे 2 + 2 4 है, और 2 + 3 5 है, और 2 × 3 कितना है, 6 है। तो देखो एंड के लिए बड़ी वैल्यू बन रही है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट से ट्रिक से याद रख सकते हो, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहेगा। ठीक है ना, बाकी आपको जैसे याद रहे, ये मैंने इसलिए बताया कि याद रखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यूनियन इक्वल टू क्या होगी, दोनों के सम के, और इंटरसेक्शन तो जीरो हो जाएगी हमारे पास। अगर इंडिपेंडेंट है तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन तो जीरो है ही है, इंटरसेक्शन में हमारे पास इधर क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये डिफरेंस याद रखना है, जहां पे दोनों बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है, और काफी बच्चे ऐसे गलती करते भी हैं एग्जाम में, जल्दी जल्दी में वो भूल जाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। दोनों ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो मैंने बताया ना अभी तक डेफिनेशन, उसमें इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये दोनों जरूरी है, क्योंकि वहां एग्जाम में देंगे इंडिपेंडेंट देंगे, तो वहां से आपने खुद समझना है कि इंटरसेक्शन जीरो है, और ये इक्वल टू इस तरह से होता है। अगर हमारे पास क्या आ जाए, हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आए, तो वहां से आपने समझना है कि इसकी यूनियन प्लस में है, अगर इंडिपेंडेंट है तो इसकी इंटरसेक्शन जे है। अब एग्जाम में जे दिया होगा और कहेगा जे फाइंड करो, तो हमें इंटरसेक्शन का फार्मूला नहीं पता, और कोई हमें अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं दिया, मान ले इंडिपेंडेंट नहीं दिया और ये दोनों वैल्यू दिए हैं, तो हम इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते। तो कहेगा इंटरसेक्शन निकालने के, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम देखना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो हो सकता है वहां इंडिपेंडेंट भी ना दिया हो, तो फिर क्या देखेंगे, हमारे पास वो इवेंट दिए होंगे ए और बी दो, तो वहां हमने इंटरसेक्शन करके देखनी है उसकी कि फाई आ रही है कि नहीं। अगर फाई आ रही है तो इंडिपेंडेंट होंगे, अगर फाई नहीं आ रही तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपको इतना गलत क्वेश्चन नहीं डालेंगे कि जिसका आंसर ही ना आ पाए। ठीक है ना, तो ये हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास है, इसी तरह से हमने यह किया इंटरसेक्शन सिंपल थी। अगर मान लो हमारे पास इंटरसेक्शन इस तरह से आ जाए नोट में, तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कह रहे कि प्रोबेबिलिटी ए की आ जाएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश की आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो दोनों दे दे, प्रोबेबिलिटी ए और बी दोनों का नोट दे दे, तो फिर भी कोई फर्क नहीं है, प्रोबेबिलिटी ए नोट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जो भी वैल्यू दी होगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी है जो नोट में दी है, ड्राइव सेट दिया है, उसका कॉम्प्लीमेंट दिया, कुछ भी दिया है, इक्वल टू उसके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा अगर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, और ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास जो आने वाली है वो क्या है, हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी फार्मूला, जैसे मैंने कहा जो किस पे बेस्ड था, कंडीशनल फार्मूला पे हमारे पास बेस्ड था, ए गिवन बी पे, और दूसरी क्या थी हमारे पास बाइस थ्योरम। तो वो सारी की सारी आप तभी याद कर पाओगे कि कंडीशनल याद होगा। तो आज के लिए इतना ही है। हम क्या करेंगे, कंडीशनल थ्योरम को आप ध्यान से याद रख लो, क्योंकि तभी आपको वो टोटल और बाइस टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बाइस थ्योरम तभी समझ में आएगी। तो वो समझने के लिए आपको वो जरूरी होना है कि याद होना, तो इसलिए मैं आपको, वैसे भी टाइम हो गया है,
और आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं लगता तो बाकी चाहे बाद में लिख लेना, वो कंडीशनल वाली चीज़ आपने याद रखनी है तभी, क्योंकि आगे वाली वीडियो समझ में आएगी। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। बाकी कल हो जाएगा सेकंड पार्ट में, आई थिंक आराम से हो जाएगा। कल हो सकता है कि 1 घंटे से पहले ही हो जाए फिनिश, तो कल हम कर लेंगे। बाकी किसी को आप ज्वाइन कर सकते हो, किसी ने भी शेयर कर सकते हो। शेयर करने पे आपको पता है ये नंबर पे आप शेयर कर सकते हो। किसी ने भी ज्वाइन करना है, अगर बैच हमारे पास जैसे कि 3rd बैच चल रहा है और 11th 12th की ट्यूशन भी चल रही है मैथ्स की, तो वो भी किसी ने करनी है। अगर ये हमारे पास कोई ज्वाइन करवाएगा हमारे पास, तो इसको क्या है 500 का कंसेशन जैसे मैंने बोला हुआ है, और टेस्ट सीरीज में भी आपको कंसेशन मिलेगा। इसके अलावा जो चैनल है हमारे पास, तो वहाँ उसको आप शेयर कर सकते हो, उसकी ओपन वीडियोज है जो उसको शेयर कर सकते हो, और ताकि हमारे पास ग्रो हो। तो वहाँ पे क्या होगा, मैं MCQ करवाऊंगा फिर न्यू ओपन प्लेटफॉर्म पे, जो कि हमारे पास जहाँ पे आपको नहीं करवाए हो वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपको भी मिल जाएंगे और बाकी बच्चों को ओपन प्लेटफॉर्म वालों को भी मिलेंगे। तो इसलिए उसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं वो लाइव वीडियोज़ ही लूँगा और आपके हो सकता है कि साथ में इंटरेक्शन भी हो, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अभी के लिए इतने, बाकी कल करेंगे। तो थैंक यू।